हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 10 का है। वो चैप्टर हमारा अध्याय 16 है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर मायने नहीं रखता कि एनसीईआरटी में इसका चैप्टर कुछ अलग है, मतलब चैप्टर नंबर अलग है, लेकिन चैप्टर वाइज सेम है। तो हम सेम पढ़ेंगे उसी प्रकाश का अपवर्तन। तो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ पढ़ लिए थे अगले वीडियो में। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले जानेंगे किस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे क्या। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का कारण, किसके कारण अपवर्तन होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। हम दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार का प्रयोग करते हैं। और अगला पढ़ेंगे कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, कांच के आयताकार स्लैब से किस प्रकार अपवर्तन होता है। और अगला है जो हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक और प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता। इसी तीन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये सबसे हमारा तो ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन जो हमारा आता है उन्हीं तीनों से आता है। यानी हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है ये प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का कारण, और हमारा है ये तीनों, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता। तो हम जानेंगे एक एक को बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा यूपी बोर्ड 2021 का है। तो हम शुरू करेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। इसमें हम जानेंगे यदि हम किसी समांगी माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में गमन करती है। वस्तु जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि हम किसी निर्वात में अगर प्रकाश की किरण एक सरल माध्यम में चलती है, अगर वह किसी अन्य अगर वायु में उसे कर दिया जाए तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ परिवर्तन घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। तो हम देखेंगे इसका हम क्या है, आप देख रहे हैं उदाहरण के स्वरूप हम देख रहे हैं, फिगर के माध्यम से बताएंगे क्या है। आप देख रहे हैं हमारा पृथककारी तल है, और ये हमारा अभिलंब है, और ये हमारा आपतन बिंदु है। तो हम देखेंगे हमारा जो है ये आपतन कोण है, हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण हमको हमारा सीधा तो नहीं गया है, आप देख रहे हैं हमारा यहाँ से तिरछा हो गया है। ये हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया है, इसलिए हमारा अभिलंब की तरफ झुक गया है। यदि हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो हमारा आपतित किरण जो है वो अभिलंब से दूर हटेगा, आप देख रहे हैं। तो चलते हैं आगे चलते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन का कारण। अपवर्तन किस कारण होता है कि केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अतः जब हम प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर अथवा अभिलंब के पास हो जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। हमने आपको बताया कि यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आप आपतित किरण प्रवेश करेगी तो उसका जो है आपतित किरण वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। यदि वही किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उपयोग। हम इसका किस प्रकार उपयोग करते हैं जानेंगे बारी बारी से। तो हम इसका प्रयोग बहुत बार करते हैं, तो देखेंगे इस हमारा पहला क्या है कि अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी हुई मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यदि हम किसी कांच के गिलास में, चूँकि अगर हम स्टील का गिलास लेंगे तो दिखाई नहीं देगा, अगर हम कांच की गिलास लें और उसमें हम पेन या पेंसिल डालें तो कुछ हमारा टूटी हुई प्रतीत होता है, अर्थात वो मुड़ा हुआ कुछ दिखाई देता है। तो अगला हमारा जो उपयोग है वो है कि रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बदलता रहता है। चूँकि आप जानते हैं कि रात्रि में ताप परिवर्तन जब होता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतें जो उनका घनत्व है वो भिन्न भिन्न होता रहता है, यानी बदलता रहता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक भी बदलता रहता है। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन हमारा बन गया कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तो आप सीधे से कह सकते हैं कि रात्रि में जब ताप परिवर्तन होता है जिसके कारण वायुमंडल
की विभिन्न परतों का घनत्व बदलता रहता है और वायु का अपवर्तन भी उसी के साथ बदलता रहता है। इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है। चंद्रमा तारों की अपेक्षा आँख पर बड़ा कोण बनाता है, अतः यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। चंद्रमा, अब बात आती है चंद्रमा क्यों नहीं प्रतीत होता है। देख रहे हैं कि चंद्रमा तारों की अपेक्षा आँख पर बड़ा कोण बनाता है, अतः यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो अगला हमारा जो है उपयोग है, तीसरा ये वो है, धरातल से ऊपर की ओर जाने का समय वायु का अपवर्तनांक कम होता जाता है, अतः प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। ये बेसिक था हमारा उपयोग, उदाहरण था। उदाहरण के रूप में देखें कि धरातल से ऊपर की ओर वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता जाता है, जितनी ऊपर जाएंगे उतना कम होता जाएगा। और जब प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके कारण यदि हम धरातल की तरफ ऊपर से आए तो हमारा जो है वो अपवर्तनांक अधिक होता रहता है, जिस कारण हमें सूर्यास्त होने पर या सूर्योदय होने के समय हमें सूर्य स्थित नीचे होने पर भी दिखाई देता है। तो हमारा अगला है, धरातल के समीप की वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं या घटता जाता है। इसी कारण सूर्य, तारे तथा आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। यदि हम देखते हैं जहाज जा रहा है, जहाज कितनी तेज़ी से जाता है, लेकिन हमें वो स्लो ही दिखाई देता है। इसका हमारा ये आपको प्रैक्टिकली देखे होंगे। तो हमारा जो पांचवा उदाहरण क्या है कि जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। आप इसको ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ज़्यादा गहरा रहेगा तो आप डूब भी सकते हैं। तो इसलिए इसका उदाहरण क्या है कि यदि हम देखते हैं कि जल की सतह, यदि हम किसी तालाब को देखते हैं, वो देखने में तो कम गहरा लगता है, लेकिन उसके अंदर जाने पर अधिक गहराई लगता है। और हमारा ये एक है कि सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है। यदि गिलास में पानी भरा हुआ है तो अगर सिक्का डालेंगे तो सिक्का कुछ उभरा हुआ ही दिखाई देता है। तो अगला बात है, आगे चलते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण निम्न दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रथम नियम इसका क्या है, फर्स्ट लॉ, कि अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अपवर्तन जिस समय होता है उस समय आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल पे होते हैं। आपने पहले देखा, शुरू में ही देखा कि तीनों पृथककारी तल पर ही रहते हैं। तो हमारा जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई कि ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, इसलिए हम ज्या लिखे हैं। चूँकि तो अपवर्तन कि किन्हीं दो माध्यमों के आपतन कोण की आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात ने नियतांक होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। जो हमारा कांस्टेंट है वो साइन आई और साइन बटे साइन आर के बराबर होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम काफ़ी बार पूछा गया है कि स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा ये है, हमारा जो लिखा जाएगा वो प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो होगा n2 1 होगा। इसे n1 2 नहीं पढ़ेंगे, इसे n2 1 पढ़ेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है वो है अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। आप समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करेगी तो पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगी।
तो किन्हीं दिए हुए माध्यमों को युग्म के लिए दोनों वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप समझ गए कि यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 व वायु का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष से माध्यम 2 वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। हाँ, देखिए इसमें क्या है कि यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तनांक सूत्र देख रहे हैं कि ये हमारा पढ़ा जाएगा कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इसे n2/n1 बराबर sin i बटे sin r। और हमारा जो है n21 के माध्यम से माध्यम 2 तथा माध्यम 1 के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है इसे। आगे क्या है कि यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है तथा द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। नोट, यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक संगठन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। यह हमारा आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक जो संघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व पर हो, इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। तो हमारा क्या है, अगला है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा कुछ नियम है, देखेंगे कि माना वायु में संचरित कोई प्रकाश किरण OM एक कांच के गुटके पर गिरती है। यह किरण पृष्ठ RS द्वारा अपवर्तित होकर कांच की लंबी दिशा में चली जाती है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। देख रहे हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक NGA, G से हो जाएगा हमारा ग्लास हो जाएगा, A से हमारा एयर हो जाएगा। तो हमारा हो गया हमारा हो जाएगा NGA बराबर sin I बटे sin R हो जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला है। तो इसके बदले क्या है कि इसके विपरीत यदि कांच में प्रकाश किरण BM दिशा में चले तो वह पृष्ठ RS द्वारा परिवर्तित होकर वायु में यम दिशा में जाएगी। इस स्थिति में कांच में आपतन कोण R तथा वायु में अपवर्तन कोण I होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड का इस चैनल पर पूरा आपको मिलेगा और मतलब पूरे सिलेबस मिलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना ऐसे वीडियो का अपडेट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप वीडियो को देखें और अपने इस यूपी बोर्ड को इस बार तो हम 9 आप पास कर लिए हैं, लेकिन कक्षा 10 जो हमारा यूपी बोर्ड है ये हमारा स्कूल का चेक नहीं करेगा, ये हमारा CBSE नंबर देगा। तो इसलिए हम यूपी बोर्ड जो देगा नंबर, तो उसे हम काफ़ी अच्छा लाना है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन आप वीडियो को पूरे देखते हैं। अगर आपको लगे कि इस चैनल पर कुछ हमें बताया जा रहा है कुछ अच्छा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, तो कि रोज़ाना आपको इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।